नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 18 अगस्त के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और कुल 35 प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हो पाए और ये आप लोग के ही द्वारा भेजा गया प्रश्न है दोस्तों, और 100% रियल प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोग उस चैप्टर को जाके कंप्लीट कीजिए अपने नोट्स से, क्योंकि दोस्तों एनालिसिस का फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने नोट्स से पढ़िएगा जो प्रश्न पूछा गया है उस चैप्टर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का इंतज़ार बहुत सारे स्टूडेंट को है। 3.5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, तो सारे स्टूडेंट के पास आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइए जल्दी से। वहाँ आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे ही शिफ्ट का मैं वीडियो अपलोड करूँगा कुछ ही देर के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। तो पहला प्रश्न पूछा गया है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो दोस्तों हॉर्स पावर यानी 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। तो आप लोग को याद ही होगा दोस्तों, काफ़ी सिंपल सवाल था और ये पहले शिफ्ट का पेपर है, थोड़ा सा ईजी लेवल का था यह शिफ्ट। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों एसी जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर एसी जनरेटर। अगला सवाल देख लेते हैं। MgAlCaPb धातु की क्रियाशीलता का आधार पर व्यवस्थित कीजिए, यानी जो क्रियाशील है उसको आगे रखना है और उनके क्रियाशीलता के अनुसार इसको व्यवस्थित करना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पीबी। तो याद रखेंगे Ca, Mg और Al इसका राइट आंसर था। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है। तो बीजाणु निर्माण के द्वारा कौन सा प्रजनन करता है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन में या तो कवक होगा या राइजोपस होगा। इन दोनों में से अगर जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर था दोस्तों। बीजाणु निर्माण में कवक और राइजोपस प्रजनन करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सहसंयोजक यौगिक के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए सहसंयोजक यौगिक होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे, तो उसके बाद तो आप लोग इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप लोग क्लियर कर ही देंगे। तो चलिए पहला देखते हैं कि यह सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉनिक बंध से बंधे होते हैं, और दूसरा यह जल में विलय नहीं होते हैं। यही लगभग सवाल पूछा गया था दोस्तों कि यह जल में विलय होते हैं या नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो जल में विलय नहीं होते हैं। और एक और इनकी जानकारी है, इनके जलीय विलयन में धारा प्रवाह नहीं होता है, यानी इनके जलीय विलयन में धारा प्रवाह नहीं होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों न्यूमेरिकल के रूप में। लंबाई L और क्षेत्रफल A के एक तार का प्रतिरोध R है। यदि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों आपको याद होगा R बराबर ρ×L/A, ये फार्मूला आप लोग को याद ही होगा। चलिए इस फार्मूला पे बस इसको पुट कर देना था और आपका आंसर निकल के आ जाता। तो देखिए L को क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। तो चलिए एक बार और लिख देते हैं, ρ×3L। लंबाई कितना हो गया, 3 गुना हो गया, और क्षेत्रफल को 2 गुना करना है। तो पहले A था, अब कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। देखिए रो इसमें भी है, रो इसमें भी है, L इसमें भी है, L इसमें भी है, और A इसमें भी है और A इसमें भी है। बच गया क्या, 3/2 × R, यानी 1.5 गुना हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या था दोस्तों, 1.5 गुना या 3/2 होगा, तो आपका राइट आंसर था। तो ऐसे न्यूमेरिकल सिंपल पूछे गए हैं आज, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया कि विरंजक चूर्ण निर्माण की अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों अभिक्रिया से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। कल से ही आपके ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हुआ है और उसमें लगातार अभिक्रिया से सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो जाकर अभिक्रिया वाले चैप्टर को देखिए, केमिस्ट्री में आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH2 + Cl2 = CaOCl2 + H2O। ये इसका राइट आंसर था दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे, विरंजक चूर्ण का सूत्र भी याद रखिएगा, CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। अगला सवाल देख लेते हैं। मेरु रज्जु का उद्गम कहाँ से होता है। हालांकि ये प्रश्न दोस्तों डायग्राम के साथ आया था, आपको ब्रेन का फिगर बनाया हुआ था और उसमें पूछा था कि मेरु रज्जु का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों अब डायग्राम तो मैं बना नहीं सकता, तो आप लोग याद रखेंगे कि 3 भागों में बांटा गया है हमारे ब्रेन को। उसमें से एक पश्च मस्तिष्क है
उसके मेडुला से मेरुरज्जु का उद्गम होता है। यानी जो पश्च मस्तिष्क है दोस्तों हमारे पीछे वाला, उसमें एक मेडुला पाया जाता है और उसमें से ही मेरुरज्जु का उद्गम होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ब्रेन के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि समय की पाबंदी भी है दोस्तों। फटाफट आप लोग को एनालिसिस भी करना है और पढ़ाई भी करना है। तो आप लोग बस एनालिसिस देख लिए कि ब्रेन से सवाल आया, आप लोग फटाफट ब्रेन निकालिए, किताब में से निकालिए या अपना नोट्स में से निकालिए, ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, उससे आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों फ्लोएम का डायरेक्शन से सवाल पूछा गया। यानी आपको पौधा चार बनाया हुआ था, पौधा चार बना हुआ था, उसमें फ्लोएम का डायरेक्शन पूछा था। तो दोस्तों देखिए फ्लोएम का काम क्या होता है, जो भी खनिज पदार्थ हैं जो भोजन के रूप में पौधा ग्रहण करते हैं उनको सारे जगह पहुंचाता है, यानी टहनी में, पत्ता में, जड़ में। तो उसमें एक डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था, एक ऐसे होना चाहिए था, यानी ऊपर से नीचे भी लाता है और नीचे से ऊपर भी ले जाता है। ये है फ्लोएम का कार्य। और जल क्या करता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, उसको बोलते हैं जाइलम बोलते हैं। याद होगा आप लोग को, जाइलम क्या करता है, जल को पौधे के हर भाग में पहुंचाता है। तो नीचे से ही ना जल ले जाता है जड़ से, लेकिन जो फ्लोएम होता है दोस्तों वो नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है। तो ऐसा जो भी डायग्राम में था वो आपका राइट आंसर था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि डोबराइनर का त्रिक नियम तत्वों के किस गुण पर आधारित था। तो दोस्तों डोबराइनर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल आप लोग 2 से 3 बार पढ़ के जाइएगा। आप लोग इतने दिन से पढ़े होंगे बहुत सारा बार, लेकिन 1 बार 2 बार और 3 बार भी अगर आप पढ़ लेते हैं अपने एग्जाम से पहले तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपको पीरियोडिक टेबल से हर शिफ्ट में दिखने वाला है। पिछला बार भी 2018 में दिखा था और इस बार भी शुरुआत हो गई है पीरियोडिक टेबल की। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान पे डोबराइनर का त्रिक नियम आधारित था और यह गुण बताता था परमाणु द्रव्यमान पर डोबराइनर का त्रिक नियम जो आवर्त सारणी दिया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि डोबराइनर का त्रिक नियम कथन पर आधारित एक प्रश्न था। यानी जो डोबराइनर है उसका त्रिक नियम था और उस पर कथन निष्कर्ष आप लोग रीजनिंग में पढ़ते होंगे, वैसे करके सवाल पूछा गया था। जैसे कथन 1 में दिया था डोबराइनर ने एक त्रिक नियम दिया, तो ये तो बिल्कुल सही था। उन्होंने तत्वों के गुणधर्म बताने के लिए उन्हें वर्गीकृत किया, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। उनके गुणधर्म बताने के लिए ही डोबराइनर ने त्रिक नियम दिया था, उनको वर्गीकृत किया था, तो ये भी सही था। तो दोनों आपका राइट आंसर था, ए और बी दोनों सही था। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जैविक अपघटक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कीट हो जाएगा, जैविक अपघटक। अगला सवाल देख लेते हैं, कथन, फिर से कथन निष्कर्ष से आपको साइंस में भी प्रश्न देख रहे हैं, यानी जो रीजनिंग में दिखते थे कथन निष्कर्ष अब आपके साइंस में भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए थोड़े से स्टूडेंट फंस जा रहे हैं आंसर करने में। कथन 1 है कि जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन होगा, तो बिल्कुल ये कथन सही है दोस्तों, जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसका अपचयन होता है। अगला है कथन 2, जो हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा उसका अपचयन होगा। यहाँ माफ़ कीजिएगा, वहाँ से आकर यहाँ रुक गया है ये गिर के। तो जो हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा उसका अपचयन होगा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा, दोनों सही था आपका कथन, यानी जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन होगा और जिससे हाइड्रोजन प्राप्त करेगा वो भी अपचयन होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का हवा में छोड़ा जाता है। यानी ऑक्सीजन को हवा में किस प्रक्रिया में छोड़ा जाता है। तो आप लोग को तो पता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है हमारे हवा में, वातावरण में, जिससे हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अम्ल क्षार सूचक से एक टेबल बनाकर प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग को तो पता है दोस्तों, एग्जाम में से निकलने के बाद आपको टेबल तो याद रहेगा नहीं, तो बस स्टूडेंट ने बताया कि अम्ल क्षार सूचक से एक टेबल, यानी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक में से जाना है और अम्ल क्षार सूचक के बारे में पढ़ लेना है, वहाँ जरूर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जब फोकस पर होती है तो कैसा होता है। यानी जब वस्तु फोकस पे रखा जाता है अवतल लेंस में, याद रखिएगा लेंस की बात की जा रही है, दर्पण की बात नहीं की जा रही है, तो हमेशा आभासी और सीधी बनती है। आप लोग को याद रखना है कि अवतल लेंस पर अगर फोकस पर रखिएगा वस्तु तो हमेशा आभासी और सीधी बनेगी। अगला सवाल देख लेते हैं, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने पर एक प्रश्न था। यानी जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है, इससे एक न्यूमेरिकल था दोस्तों, ऐसे करके था, कुछ एक स्टूडेंट ने भेजे थे लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया। 3 ओम इधर भी था, 3 ओम इधर भी था और यहाँ पे 6 ओम था। इसको सॉल्व करना था दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर जिनका भी एग्ज़ाम था
कि क्या सवाल था एग्जैक्ट। अगला सवाल है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण से एक सवाल डायग्राम बनाकर पूछा गया था। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण से एक सवाल पूछा गया था, वो भी डायग्राम के साथ, यानी आपको फिगर दिया हुआ था और उसमें बताना था जो सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों तूतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह। अगला सवाल पूछा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला सवाल देख लेते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा गया दोस्तों, पीरियोडिक टेबल से ही प्रश्न है। तो सीजियम, CS से इसको दिखाते हैं सीजियम को, जो कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है। तो दोस्तों भारत में गवर्नर जनरल का मकबरा है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है मकबरा लॉर्ड कॉर्नवालिस का, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो कुल 22 भाषाएं शामिल है दोस्तों भारत की 8वीं अनुसूची में। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 51 के क में, और भाग की बात करें तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर ही दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों एनालिसिस, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए एनालिसिस आजकल काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि पोंगल त्यौहार किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों जो पोंगल त्यौहार है यह सूर्य देवता के लिए समर्पित है, आप लोग इतना याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, आपको पता भी होगा। अगला सवाल पूछा गया कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में। दोस्तों वीडियो जैसे ही समाप्त होगा, जिनका भी आज एग्ज़ाम था वो लोग ज़रूर बताएंगे कि उनका कितना सही हुआ, और जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है वो लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, तभी तो पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों कि पौधे कब ऑक्सीजन देते हैं। तो दोस्तों ये तो सिंपल सवाल है कि पौधे जो हैं दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर था दिन में। अगला सवाल देख लेते हैं, कावल उत्पी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। कावल उत्पी ऐप दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था कावल उत्पी ऐप। अगला सवाल देख लेते हैं, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है दोस्तों। तो शैली सिंह बन गई है अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतने वाली, यानी रजत पदक जीती है लंबी कूद में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैली सिंह। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में लिखा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत निर्माण कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया। करेंट अफेयर से सवाल। तो 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो IMF करता है दोस्तों। वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन जारी करता है। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट। अगला सवाल, और ये आज का हमारा अंतिम सवाल, मैंने बताया था कि कुल 35 प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हो पाए दोस्तों। जितना प्रश्न मेरे पास अवेलेबल रहता उतना ही मैं प्रश्न करा देता हूं। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी दोस्तों। तो जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी तो कुल 8 न्यायाधीश थे, एक इसमें से मुख्य न्यायाधीश थे और 7 उनके सहयोगी। तो आप लोग याद रखिएगा कुल 8 न्यायाधीश थे। तो ये था हमारा पहले शिफ्ट का पेपर 18 अगस्त का दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल तो ज़रूर है दोस्तों। आपका एग्जाम है तो काफ़ी मदद करेगा यह वीडियो। आप लोग लगातार एनालिसिस देखते रहें दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे कैसे बदल रहा है या सेम पैटर्न में चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस बार सबको सिलेक्शन दिलाना है जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।